मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की लड़ाई अब अंत के निकट है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें उनके लिए 10% आरक्षण की बात रखी गई है। ये सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और आने वाले समय में यह पूरे समुदाय के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हो सकती है। आज की वीडियो में हम विस्तार चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या आधार है मराठा समुदाय को आरक्षण देने का। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो फिलहाल आज की यह महत्वपूर्ण खबर इस प्रकार है कि महाराष्ट्र विधानसभा में आरक्षण के दिए जाने से पूरे देश में अब इसी की चर्चा हो रही है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्री में कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो कुछ नहीं, बस इसका जो आंसर है वह आपको कमेंट कर देना है। वहीं इसके साथ साथ ही आपको अपने मेंस के नोट्स भी बना लेने हैं, क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ते जानते समझते हैं तो पता लगता है कि मराठा आरक्षण लंबे समय से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तो ज़रूरी है कि आपके पास नोट्स हों। अगर कहीं भी मेंस के रूप में आप देखें कि कहीं भी बात की जा रही है प्रश्न की, तो आप चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत भी कर सकें। समझते हैं कि आरक्षण का मामला क्या रहा है। तो देखिए, जो विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है उसको नाम दिया गया है महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024। इस विधेयक की खास बात यह है कि यह मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। और यह जो 10% आरक्षण है, ध्यान रखिएगा, जातिगत आरक्षण है और यह शिक्षा और रोजगार में उन्हें प्रतिनिधित्व देगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक खास व्यवस्था यह भी की गई है कि यह जो विधेयक है इसकी 1 दशक के बाद, यानी कि लागू होने की तिथि से 1 दशक बाद समीक्षा भी की जाएगी। और यह सामान्य व्यवस्था है। अगर आप हमारे देश के अंदर जो अन्य आरक्षण व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि चाहे SC ST के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हर जगह पे व्यवस्था की गई है कि एक समय के बाद आरक्षण की समीक्षा की जाए। रीजन क्या है कि समय के अनुरूप जब आप आरक्षण देते हैं तो चीजें बदलती हैं, समुदाय का प्रतिनिधित्व बदलता है और देखते हैं कि समुदाय के अंदर सुधार भी हो रहा होता है। तो इसी वजह से यह व्यवस्था की गई है कि यदि आप यह कभी भी पाते हैं 1 दशक बाद, 2 दशक बाद, कि जिस समुदाय के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था की थी वह समुदाय अब आरक्षण नहीं चाहता है, हालांकि चाहते तो सब है, लेकिन उसकी अब स्थिति नहीं है आरक्षण लेने वाली, वह अपने आप में परिपक्व है, सशक्त है और आरक्षण से उसको बाहर किया जा सकता है, तो आप समीक्षा के आधार पर इस प्रकार के कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए समीक्षा की व्यवस्था हर जगह पर की जाती है, हर जगह रखी जाती है, चाहे 10 वर्ष हो या वह 15 वर्ष हो। विधेयक का नाम याद रखिएगा, व्यवस्था क्या की गई है यह भी याद रखिएगा। पर क्यों की गई है व्यवस्था, तो देखिए, इसके पीछे का जो आधार बना है वह बना है महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे साहब। इस आयोग ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की राज्य में सर्वेक्षण के आधार पर और उन्होंने बताया कि वास्तव में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना जरूरी है। स्थिति दयनीय है, पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है समुदाय। तो यदि आप चीजों को सुधार देते हैं, आरक्षण दे देते हैं, तो चीजें बदल सकती हैं। इसीलिए हम 10% आरक्षण का विचार प्रस्तुत करते हैं। यह बात रखी आयोग ने। लेकिन आयोग ने जब बात रखी और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम रिपोर्ट के समझ ले तो कोई दो राय बिल्कुल नहीं है, चीजों को समझना जानना है। तो इन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया कि देखिए, हमारा जो सर्वेक्षण है यह महाराष्ट्र के अंदर 2.5 करोड़ परिवारों के जुड़ा हुआ है। अब 2.5 करोड़ परिवारों से जुड़ा हुआ यह जो पूरे के पूरा सर्वेक्षण है मुख्य रूप से बात करता है मराठा परिवारों में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की। यानी कि मुख्य रूप से हम लोगों ने 2.5 करोड़ परिवारों से संपर्क जो किया है वह इसीलिए किया है ताकि वह चीजों को जान सके कि किस रूप में मराठा परिवार सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और आरक्षण की उन्हें कितनी ज्यादा आवश्यकता है। इसी को लेकर के पूरी रिसर्च की गई, पूरी टीम लगी रही। इन्होंने रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि अगर हम राज्य जनसंख्या में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व समझते हैं तो पता लगता है कि लगभग 28% जनसंख्या है राज्य की कुल जनसंख्या में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या में कोई सा एक अकेला समुदाय 28% का प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, अपने आप में विशेष चीज है। और उस समुदाय के पास आरक्षण नहीं है, यह दूसरी विशेष चीज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गरीबी रेखा की बात करें, क्योंकि पिछड़ेपन की बात की गई रिपोर्ट में, तो उन्होंने प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर मराठा समुदाय से संबंधित 21.22% मराठा परिवार आज के समय में भी गरीबी रेखा से नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, परेशान है और स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम राज्य की गरीबी रेखा की स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि राज्य में जो लोग हैं उनमें से 17.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।
ये सामान्य स्थिति है पूरे राज्य के अंदर। लेकिन सिर्फ मराठा समुदाय में समझते हैं तो पता लग रहा है कि 21.22% मराठा परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो राज्य का जो औसत है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला, मराठा समुदाय उससे भी आगे निकल चुका है और उनकी जो परिवार है वह राज्य की औसत स्तर से अधिक संख्या में इस समस्या से परेशान है, इस चिंता से परेशान है। इसके अलावा मराठा समुदाय की हम लोग बात करें तो पता लगता है कि प्रगतिशील श्रेणी से लगभग 84% मराठा परिवार भी बाहर है। एक बड़ा नंबर है, 84% मराठा परिवार प्रगतिशील श्रेणी से बाहर है, यानी कि जीवन में बहुत अधिक चीजें नहीं सुधर रही हैं, आप बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शिक्षा और रोजगार वाले क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं कर पा रहे हैं, आपका जीवन स्तर काफी ज्यादा डाउन है। प्रगतिशील श्रेणी जो होती है वो काफी सारे डायमेंशन को शामिल किए हुए होती है। यहाँ भी मराठा परिवारों की स्थिति खराब चल रही है, ये देखने को मिला। किसान आत्महत्याओं की बात करते हैं तो भी हमें पता चलता है कि राज्य में जो किसान आत्महत्या होती है उनमें लगभग 94% मराठा परिवार ही होते हैं। अब इसके आधार पर हम यह देख रहे हैं कि वास्तव में जो रिपोर्ट की बातें हैं वह ये बताती हैं कि समुदाय के लिए आरक्षण विशेष रूप से जरूरी है, इसीलिए दिया जाना चाहिए। बाकी चीजें अलग हैं, उनको ना सोचा जाए। क्यों नहीं मिल पा रहा था मराठा समुदाय को आरक्षण? तो देखिए, इंदिरा साहनी मामले के अंदर हमने देखा कि एक पहले ही ब्रैकेट निर्धारित कर दिया गया था कि जब कभी भी आप जातिगत आधार पर किसी समुदाय को आरक्षण देते हैं तो वह 50% से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको जाति के आधार पर जितना भी आरक्षण देना है वह मात्र 50% के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि लगभग आप कुल जनसंख्या के अंदर आधे में ही आरक्षण दे सकते हैं, आप उससे अधिक नहीं जा सकते। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर हम वर्तमान में आरक्षण ब्रैकेट की बात करें तो यह ऑलरेडी ही 52% पहुंच गया है। इसके अलावा 10% अलग से हम यहाँ देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण भी किया गया है। तो जातिगत आरक्षण यहाँ 52% और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो है वह 10% है। तो आरक्षण ही यहाँ पर 62% हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि इसी प्रकार से विवाद चला था जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कोड ब्रीच करने की वजह से ही मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसका निर्धारण वर्ष 2018 में सरकार ने किया था। कोई नई बात नहीं है, पहले भी सरकार ऐसा निर्णय ले चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2018 में फैसला लिया था और 2021 में इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो इन्होंने फिर अलग अलग मामलों को देखा, जाना समझा, अलग अलग आधारों को जाना समझा और इन्होंने अपने लिए ना डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, आधार तैयार करवाए, जिनके आधार पर यह कोर्ट को भी बता सकते हैं कि इन्होंने क्यों दिया है मराठा समुदाय को आरक्षण। इसी वजह से सब चीजें हुई और अब उनको आधार बनाते हुए फिर एक बार बिल पेश किया गया है। वर्तमान राज्य में अब हम आरक्षण की स्थिति को समझते हैं तो अब आरक्षण पहुंच गया है 62% पे। यह जातिगत आरक्षण है जो 62% हो गया है, क्योंकि जो नया विधेयक है वह यह कहता है कि भाई नौकरियों और शिक्षा में तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत 10% आरक्षण जो है वह मराठा समुदाय को मिल जाएगा। चलिए, समुदाय के लिए अच्छा हुआ। लेकिन इसके अलावा राज्य में क्या स्थिति है यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा 52% आरक्षण तो पहले ही दिया जा रहा है। कौन कौन शामिल है 52% में, यह भी हम देखते हैं। 52% में शामिल है अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सबसे अधिक मिला हुआ है इनको आरक्षण 19%। दूसरे पे है एससी 13%, फिर एसटी आ गए 7%। विशेष पिछड़ा वर्ग की एक कैटेगरी यहां पर है जिसमें 2% का आरक्षण दिया गया है। विमुक्त जाति को इन्होंने 3% का आरक्षण दिया है। घुमंतु जनजाति बी को इन्होंने 2.5% का आरक्षण दिया है। घुमंतु जनजाति सी धंगर को 3.5% का आरक्षण दिया है और घुमंतु जनजाति डी वंजारी को उन्होंने 2% का आरक्षण दिया है। ये अलग अलग जनजातियों के लिए, समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की गई है। अब इसी वाले पूरे के पूरे सिस्टम में देखते हैं कि यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, मराठा रिजर्वेशन 10% और टोटल ब्रैकेट हो जाएगा 62%। यह भी ध्यान रखिएगा कि 62% के अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण यथावत है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है राज्य में, यह निर्धारित किया गया है। चीजें क्लियर हैं सभी को? तो यह पूरी की पूरी व्यवस्था हो गई है वर्तमान में आरक्षण की। लेकिन मराठा समुदाय की जो आरक्षण की मांग की लड़ाई थी यह किस प्रकार रही, इतिहास क्या है, थोड़ी चर्चा इस पर भी हम लोग करते हैं। यह विषय भी बेहद महत्वपूर्ण है। मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग 1980 के दशक से ही चल रही है और इसका जो नेतृत्व था उस समय कर रहे थे मथाड़ी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहिब पाटिल। वर्तमान में कौन कर रहा है? मनोज जांगरे पाटिल। उनके द्वारा काफी चीजें की गई हैं, काफी एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने अनशन भी किया है, बहुत अधिक लड़ाई लड़ी है उन्होंने सरकार के विरुद्ध, सरकार तक बार बार उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। ये स्थिति भी हम लोगों ने देखी है। तो अभी वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जारंग पाटिल। ये शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी, मील का पत्थर इन्होंने ही रखा था।
तो इनके ही कदमों को फॉलो कर रहे हैं वर्तमान में मनोज पाटिल। तो अन्ना साहब पाटिल के द्वारा शुरुआत की गई थी, काफ़ी ज़्यादा विचार मतभेद उस समय भी रहा था सरकार के साथ में, अनेक विवाद उठे थे। मराठा समुदाय साथ आया, लेकिन राज्य के अंदर जो अन्य अनेक समुदाय थे उन्होंने विरोध किया कि मराठा समुदाय को आरक्षण की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते भी हैं, पिछली बार भी जब आरक्षण दिया गया था तो उस समय भी बाकी लोगों ने पिटीशंस लगाई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिस वजह से दिक्कतें खड़ी भी हुई थी। तो यहाँ पर शुरू हो जाता है मराठा आरक्षण की कहानी। सारा विवाद यहीं से जन्म लेता है, इनकी मांग ने जन्म यहीं पे लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आंकड़ों के आधार पर ऐसा माना जाता था कि जनसंख्या में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग 33% है। तो इसको ही आधार बना करके चीजें बढ़ाई और ऐसा माना जाता था कि 33% है तो प्रतिनिधित्व, लेकिन मराठा समुदाय काफी ज्यादा पिछड़ा है। चाहे शिक्षा के मामले में बात करें, चाहे रोजगार के मामले में बात करें, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें, हर एक जगह पर मराठा समुदाय काफी पिछड़ा है। इसी वजह से चीजें जो थी फिर आरक्षण का रूप लेती हैं, और आरक्षण के लिए जो आंदोलन हुआ है वह भी एक बड़े स्तर पर हुआ है। शुरुआत से हम इस प्रकार चीजें भी देखते आ रहे हैं। लेकिन इनकी सभी बातों को स्वीकार किया वर्ष 2018 में सरकार ने, और वर्ष 2018 में चीजों को स्वीकार करते हुए सरकार ने व्यवस्था की कि हम राज्य में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देंगे। अभी वर्तमान में कितना दिया है? 10%। यहां व्यवस्था उन्होंने 2018 में की थी कि हम 16% आरक्षण देंगे शिक्षा में और रोजगार में। मराठा समुदाय को यहां पर बहुत खुशी हुई थी, चीजें काफी अच्छी हुई थी, लेकिन बाकी जो समुदाय था वह काफी ज्यादा चिंतित हो गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी कि 52% का जो कोड उस समय बरकरार था वह तो था ही, 52% के साथ 16% जुड़ने से राज्य में 68% का आरक्षण हो गया था। अब 68% जातिगत आरक्षण हो जाने की वजह से ही एक दिक्कत यह भी आ गई थी कि इंदिरा साहनी मामले का जो चीजें थी, जो बातें वहां की निर्धारित की गई थी, उन्हीं के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन लग गई, और पिटीशन के आधार पर ही जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह माना कि ठीक है, आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण ठीक है, समुदाय डिजर्व करता है। यह बात मानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने चीजों को स्वीकार करते हुए इतना कह दिया कि सब चीजें तो आपने ठीक की है, लेकिन एक गड़बड़ है, आरक्षण आप ज्यादा दे रहे हैं, थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा कितना कम? इन्होंने कहा कि आप 16% दे रहे हैं, 16 मत दीजिए। कितना देना है? शिक्षा में आप मराठा समुदाय के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए, और सरकारी नौकरियों में 13% आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। तो यह थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और बाकी अन्य समुदायों के लिए भी यह ठीक रहेगा। इसके आधार पर आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो सरकार ने माना कि कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस प्रकार कह रहे हैं तो हम शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% का आरक्षण समुदाय को दे देते हैं। अब जितने लोगों ने पिटीशन लगाई थी वह लोग फिर टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा गड़बड़ है, हम तो चाहते थे कि ये रद्द हो जाए, रद्द नहीं हुआ, बस इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया। हम अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चैलेंज करेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है। और हुआ भी, हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 5 मई 2021 को। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चीजें क्लियर कर दी कि देखिए, आपके पास पर्याप्त आधार नहीं है, पहली बात तो आरक्षण देने के लिए। आरक्षण देने के पर्याप्त आधार नहीं होने के अलावा हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि चीजें आपके पास व्यवस्थित नहीं है, आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं है, मराठा समुदाय की स्थिति नहीं पता आपको, आपने कोई सर्वे नहीं कराया, आपने चीजों को नहीं जाना समझा, और आपको नहीं पता कि वास्तव में क्या क्या है जिसके आधार पर आप आरक्षण दे पाए। बस मुद्दा था, चीजों को चल रही थी, तो उसके आधार पर आपने क्या किया कि आरक्षण को आगे बढ़ा दिया और दे दिया। यह सही बातें प्रस्तुत की, क्योंकि आधार मांगा जाता है। जब कभी भी चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट कहता है कि ठीक है, आप भी अपना पक्ष रखो, सरकार को भी मौका मिलता है अपना पक्ष रखने का। तो सरकार ठीक से मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, तो अंततः यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि देखिए, अब आपके राज्य में आरक्षण जो है यह पहुंच जा रहा है टोटल 65-64%। तो 65-64% आरक्षण पहुंच जाने की वजह से आप एक तो 50% सीमा को ब्रीच कर दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप आने वाले समय में जो शिक्षा में व्यवस्था कर रहे हैं, रोजगार में व्यवस्था कर रहे हैं मराठा समुदाय के लिए, वह नहीं कर सकते। आप पहले हमें पर्याप्त आधार दीजिए। हमारे यहाँ पे व्यवस्था यह स्थापित हो गई है कि 50% से अधिक जातिगत आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हम मानते हैं, लेकिन अभी भी भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से अधिक जातिगत आरक्षण है। रीजन क्या है? उसके पीछे का जो मुख्य रीजन है वह यह है कि राज्य सरकार ने अनेक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य की स्थिति अनुकूल है कि इन लोगों को आरक्षण दिया जाए, इसलिए कुछ विशेष मामलों में हम इस कोड को ब्रीच भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर पर्याप्त आधार तो बताओ।
तो यह पिछली दिक्कतें थी सारी की सारी। तो इसीलिए जो वर्तमान सरकार है उसने आधारों को लेकर के ही चीजें प्रस्तुत की है। इस जो वर्तमान में आयोग था उसकी रिपोर्ट तो उन्होंने प्रस्तुत की ही की, हम लोगों ने भी जाना समझा। इससे पहले एक गायकवाड़ आयोग भी बना था, गायकवाड़ आयोग ने भी इस प्रकार की ही मांग प्रस्तुत की और कहा था कि वास्तव में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जरूरी चीज है। ये बात वहां भी क्लियर हो गई थी। तो 50% वाली सीमा को यहाँ पर फिर बनाए रखने की कोशिश की गई थी, हालांकि 52% आरक्षण राज्य में है। तो इस प्रकार से वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को रोक दिया था। फिर हम देखते हैं कि सरकार बदल जाती है, आंदोलन भी चल रहा होता है, जिसके बाद आयोग का गठन होता है, आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और आज जो दिन है यह 20 फरवरी का, यह इस मामले में खास है कि मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है महाराष्ट्र राज्य में। सभी चीजें खास और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न जो आपको शुरुआत में दिखाया था। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर कर रहा है आपकी, और अब आप इसका आंसर कमेंट करने में बिल्कुल सक्षम है। वहीं इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेंस के नोट्स जरूर बना लेने हैं, ताकि परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। हाँ, शेयर करना ना भूलें सेशन को, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके भी जरूर जाना है। आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह ठीक होगा। तो हम लोग अब अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।